गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्क। आपने देखा होगा कि जब कभी आपको घर में आपको काम बोला जाता है और आप स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं काम कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर इंग्लिश में अगर आप कहें तो आप से कहते हैं कि आई एम डूइंग माई वर्क, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। अगर आप लर्न कर रहे हैं, स्कूल का होमवर्क है, आपको आपके मामा या पापा कोई काम कहते हैं तो आप कहते हैं प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग वर्क, आई एम लर्निंग, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। तो आप कुछ भी कर रहे हों तो आप उसको वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में वर्क क्या होगा? फिजिक्स में वर्क तभी होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद फोर्स आप लगाएं पुश या पुल, और आप जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, पुश या पुल लगा रहे हैं, वो बॉडी डिस्प्लेस हो बाय सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी समय हम कहते हैं कि वर्क हैज़ बीन डन। काम उसी समय हुआ माना जाएगा कि जब आप जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस समय हम ये बात मानेंगे कि काम हुआ है। इसलिए अगर आप घर में बैठ कर के होमवर्क कर रहे हैं, जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आप कहें मैं काम कर रहा हूँ, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में काम हो तभी माना जाएगा जब आपने कोई फोर्स लगाई है और वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर गई है। इसलिए वर्क क्या होगा? सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सपोज कर लो ये एक बॉडी थी पड़ी हुई यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बॉडी ए है और इस पर आपने इधर से लगाई है फोर्स F, ठीक, और ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली गई, यहाँ चली गई बी जगह पर, ठीक। तो ये यहाँ से अगर इनका हम सेंटर लें तो ये डिस्टेंस बन गया हमारा S, सपोज कर लो। तो हम क्या कहेंगे कि काम हुआ है, हाँ, वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज व्हेन द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन दिस बॉडी देन this body was displaced from position A to position B on the application of this force in the direction of the application of force। इससे हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, काम हो गया है। अब ये जो पॉइंट होता है ये वाला, जिस जगह पर फोर्स अप्लाई की जाती है, इसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। इसी डेफिनेशन वैसे भी हो सकती है, जब एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी और इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। कि जब इस पर हमने फोर्स लगाया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था तो ये इधर पहुँच गया, तो मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया इतने डिस्टेंस पर, तो इससे हमने कहा कि फोर्स जो लगी और हमारा वर्क हो गया। इसलिए अगर इस संदर्भ में हम कहें तो दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं वर्क को जांचने के लिए। पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड बी अ फोर्स, एक फोर्स होनी चाहिए जो लगाई जाए, और नंबर दो दूसरा क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है तो वो मूव होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, उसी तरफ, तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अब अपने फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स दो तरीके से अप्लाई हो सकती है, एक कांस्टेंट फोर्स होती है, एक वेरिएबल फोर्स होती है। हम पहले कांस्टेंट फोर्स का केस लेते हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होती है तो उस समय वर्क कैसा होता है, काम कैसा होता है? Let us suppose that a force F is applied on a body and it is displaced from point
अब मैं इसको ऐसे करके शो कर लेता हूँ। अगर आपको ऊपर लगे ये पॉइंट ए था तो ये पॉइंट बी था। Let a force F is applied on a body and the body is displaced from point A to point B on the application of the force. अब यहाँ दोबारा आपके पास दो केस बनेंगे। एक केस ये बनेगा कि जब आपने फोर्स लगाई है तो आपका डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है उसी तरफ मोशन ऑफ द बॉडी भी हो रहा है। एक केस बनेगा। और दूसरा केस उसके बाद हम करते हैं। तो पहले हम जो है ये केस करेंगे। फर्स्ट केस इसका ये आएगा व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। व्हेन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यही केस आ गया, सिंपल सारा केस है। When the force acts along the direction of the motion of the body. Suppose the body A was at rest and a force F was applied at this point, and on the application of this force, the body moves from the point A, from the position A to the position B in the direction of application of force. इसी डायरेक्शन में चलेंगे, ये आ गया बाय अ डिस्टेंस s, एक s डिस्टेंस के द्वारा ये यहाँ से वहाँ तक चलेगी। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? therefore वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। आप डिस्प्लेसमेंट भी लिखा हुआ कहीं आपको मिल सकता है। द डिस्टेंस moved by the body, कि वो डिस्टेंस कितना मूव हुआ। ठीक। अब यहां एक चीज आपके समझने की है। बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, इसके आगे दो वर्ड लिखे जाते हैं, along the direction of application of force, कि फोर्स जिधर अप्लाई हुई है उधर ही। तो उसमें सिंपल सी बात है, समझने की बात है कि इधर ये अगर फोर्स अप्लाई हुई है तो बॉडी इसी तरफ जा रही है। तो जहां पर फोर्स अप्लाई होने के बाद जितना आगे गई वो डिस्टेंस आपने लेना है। तो वर्क डन आ गया, W के साथ इसको लिखा जाता है। तो फोर्स हमारे पास F है और डिस्टेंस है इसका है S है। तो जवाब आ गया W इक्वल टू F इंटू S। सिंपल सी बात है, आप छोटी सारी क्लासों में यही पढ़ करके आए हैं और यही बिल्कुल सच भी है। अब दूसरा केस हमारे पास आता है कि व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग, इट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बट इट इज मेकिंग सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इट इज द सेकंड केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग making an angle with direction of motion of the body। उस समय क्या होगा? अब ये ऐसा केस एक लेकर के हम डिस्कस करते हैं। नो, लेट अस सपोज दैट the body was here, it was at rest, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। तो इस पे एक फोर्स अप्लाई की हमने, और फोर्स हमने अप्लाई कैसे की है? अब हमने पहले तो ऐसे की थी ना, अब हम सपोज कर लेते हैं ऐसे नहीं, अब हमने ऐसे फोर्स लगाई है। अब फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? अब जो कि बॉडी आपके पास भारी है तो वो ऊपर तो जाएगी नहीं हवा में, वो इसी पे स्लाइड होती हुई आगे की तरफ जाएगी। तो सपोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन दिस टू दिस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने जो था वो ऐसे ही उसने क्रॉस किया, ये मान करके हम चलते हैं।
और अब एक बात और क्या मान रहे हैं कि इट इज मेकिंग एन एंगल, तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन था इसके साथ इसने बनाया एंगल थीटा। एंगल इसने कितना बनाया, इसने बना दिया थीटा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो अब आप मुझे बताइए हम इस f को रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? f एक वेक्टर है और जो रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर आपने किया था, तो अगर ये एक वेक्टर है f और ये थीटा एंगल है, तो इस तरफ f का कंपोनेंट कौन सा होगा? इधर होना चाहिए क्या, f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होना चाहिए, f sin थीटा। So the force F can be resolved into two rectangular components. Number one आ गया F cos theta in the direction of the motion of the body, and number two आ गया F sin theta in a direction perpendicular to the direction of motion of the body. अच्छा लिया, तो अब हम पहले इसी की बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो अब चूंकि बॉडी हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी यही है, तो फिर वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? हमने किया था फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस। सिंपल सी बात अभी हमने की है, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? W इज इक्वल टू आ जाएगा जो F cos थीटा, ये आ गया फोर्स का कंपोनेंट इधर का, और इनटू डिस्टेंस आ गया S। जब इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, Fs cos थीटा लिख सकता हूँ जी, Fs cos थीटा। अच्छा, अब हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, अगर Fs cos थीटा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F डॉट S, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये शायद आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था। सो द वर्क डन इन दिस केस विल बी इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच अ बॉडी हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन और इट हैज मूव्ड। इसलिए वर्क डन, हाँ आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर इसकी बात बोल करके क्या बात है, हाँ तो इसकी बात अभी हम करते हैं। सिंस देयर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द F sin थीटा, F sin थीटा की तरफ इसका कोई मोशन नहीं है बॉडी का, ना तो ये ऊपर की तरफ गई है ना ये नीचे की तरफ गई है। सो द वर्क डन अलोंग दिस कंपोनेंट विल बी जीरो। और ये हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ द मोशन दिस कंपोनेंट F sin थीटा प्लेज नो रोल इन द वर्क डन, कि वर्क डन में इसका कोई भी रोल नहीं है, इसलिए हमने इसकी बात नहीं की है। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस द बॉडी हैज नॉट मूव्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इट हैज नॉट गॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सो द वर्क डन अलोंग द कंपोनेंट F sin थीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा जी, ये बात तो आपने समझ ली। अब एक बात कर लेते हैं आपसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। अब जैसे स्केलर प्रोडक्ट हमने किया था, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हमने आपसे की थी। तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी थोड़ा सा हम कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक हमारे पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, x, y एंड z। हमने क्या किया, एक बॉडी इसके ओरिजिन पे थी, 0 पे पड़ी, फोर्स अप्लाई की हमने इस पर इस डायरेक्शन में F, और F फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी हमारी यहां से डिस्प्लेस हो करके कहीं यहां चली गई, यहां चली गई, और यहां पे उस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y और z। उसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में जहां से इधर x है, यहां से इधर y है और यहां से इधर हम आनेंगे तो वो इसकी वैल्यू z आ रही है। इतनी सी बात है, दिमाग में बैठनी चाहिए। तो फिर अब हम फोर्स को और ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, चूंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं
तो इनको हम इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द फोर्स F can be represented in terms of the rectangular components as Fx is equal to Fx into I plus Fy into J plus Fz into K। ठीक है जी। ऐसे ही S को भी हम लिखेंगे। S किसके बराबर आ जाएगा, X हमारा उस डायरेक्शन में है तो I प्लस Y इंटू J प्लस Z इंटू K। ये आ गया दोनों चीजें। अब हम जानते हैं वी नो दैट W जो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S होता है। तो F डॉट S कैसे निकालेंगे, अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट किया था, आपको हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी दिए थे। तो I डॉट I 1, J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1, बाकी सभी 0। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Fx इंटू एक्स प्लस Fy इंटू वाई प्लस Fz इंटू Z। जहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको जो सिमेट्री बनाने के लिए एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड इंटू एफ जेड। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको काम आएगा इसका डिब्बा बना करके, दिमाग में भी इसका डिब्बा अलग से बना करके रखना, काम आने की चीज़ है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द वर्क। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सिंपल सी चीज़ कैसे है, आप W एफ एस के बराबर होता है, जहाँ एफ एस cos थीटा को मैं लिख दूँ तो अब F होता है फोर्स। जो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2 होता है इंटू एस तो डिस्प्लेसमेंट है तो L है, अब cos थीटा तो रेशियो है, कोई डायमेंशन नहीं, तो इसका ये क्या हो गया mlt L1 और 1 2 और t-2, ये हो गया, ये ऐसा इसका डायमेंशन हो गया। कोई सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। एंड सो द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वर्क इज m1 L2 t-2। अब अगली बात करते हैं इसके यूनिट्स की। हाँ, यूनिट्स इसमें थोड़ा सा जो है, अब हम जानते हैं कि फोर्स जो है, अब इसका यूनिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स पे ही डिपेंड करेगा। और फोर्स जो है इसके यूनिट दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, एक ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं। जब हमने फोर्स पढ़ा था तब हमने पढ़े थे। और जो डिस्प्लेसमेंट में है उसका तो सिंपल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चूंकि फोर्स के दो प्रकार के यूनिट हैं, इसलिए जो वर्क है इसके यूनिट भी दो प्रकार के होंगे, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक होंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। हम एक एक करके दोनों। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज डन व्हेन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो है एब्सोल्यूट जो एसआई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। जूल है इसका। एंड वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when 1 न्यूटन। अब न्यूटन कैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू, अब हमारे पास W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो वर्क हमने कहा कि इसका यूनिट जूल है, तो 1 जूल कितना होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, दैट इज 1 न्यूटन इंटू एस होता है उसका मीटर, दैट इज 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसका मतलब हो गया 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बाय 1 मीटर। 1 मीटर वो उस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाए, वो आगे चला जाए, तो हम कहते हैं कि काम कितना हो गया 1 जूल। अब हम करते हैं सीजीएस की बात। तो सीजीएस यूनिट जो होता है इस वर्क का, वो होता है अर्ग्स, ERGS अर्ग्स। और अर्ग्स का इसमें 1 अर्ग कितना वर्क हो जाएगा, अभी हम करते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। और W हमने कह दिया कि ये तो होता है 1 अर्ग है। अब जो CGS यूनिट F जो फोर्स का है उसको हम कहते हैं डाइन, तो ये आ गया 1 डाइन इंटू इसका डिस्टेंस जो होता है
इसमें सीजीएस सिस्टम है वो हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। इसका मतलब आ गया कि 1 अर्ग वर्क कितना होगा, इट वुड बी अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 डाइन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स बाय 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। उतने काम को हम कहेंगे 1 अर्ग। अब इन दोनों का आपस का रिलेशन क्या है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 जूल किसके बराबर आ गया जी, अभी हमने लिखा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है जी, ऐसे ही लिखा। अब हम जानते हैं 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है तो वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर लिखूँ या मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, जैसे आप कहें ऐसे लिख देता हूँ। तो ये आ गया कितना, 10⁵ और 2 7 डाइन्स सेंटीमीटर्स, या इसको 10⁻7 अर्ग्स भी कहते हैं। तो ये आ गया रिलेशन किसका, जूल और अर्ग्स का। ये बात हो गई एब्सोल्यूट यूनिट्स की। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज डन व्हेन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। नंबर 2 आ गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। इसमें भी दोनों बातें करेंगे। पहले हम एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट जो इसका एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट वर्क जो है वो है किलोग्राम मीटर। इसका आ गया क्या, किलोग्राम मीटर। तो अब देखिए अब हम जानते हैं W=Fs होता है, तो ये हो गया जो किलोग्राम मीटर है, तो 1 किलोग्राम मीटर लिखेंगे। तो 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स कितना हो गया, 1 किलोग्राम वेट इनटू जो एस है वो कितना हो गया 1 मीटर, तो = 1 किलोग्राम वेट आपको हमने करवाया था जब हमने फोर्स की थी। तो अगर आपको याद हो तो ये होता है 9.8 न्यूटन इंटू 1 मीटर = 9.8 न्यूटन मीटर, तो ये आ गया 9.8 जूल्स। ठीक है जी। अब हम करते हैं सीजीएस यूनिट की बात कि अगर सीजीएस में है तो फिर क्या होगा। तो सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज ग्राम सेंटीमीटर। ये ग्राम सेंटीमीटर में आता है। तो हम जानते हैं W=Fs है, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब 1 ग्राम वेट किसके बराबर आता है, ये आता है 980 डाइन्स के बराबर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 980 डाइन्स सेंटीमीटर, और इन्हीं को हम अर्ग्स भी कहते हैं, 980 अर्ग्स। ये आ गया हमारा 1 ग्राम सेंटीमीटर = 980 अर्ग्स आ गया। अब इन दोनों के रिलेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर आ गया, और 1 किलोग्राम मीटर है तो इसके ग्राम बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻³ ग्राम्स इंटू 1 मीटर के आप सेंटीमीटर बना लीजिए, 10⁻² सेंटीमीटर आ गया, तो ये आ गया 3 और 2 5 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर। तो ये आ गया इनका रिलेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ द वर्क। एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशन 2 तरह के यूनिट होते हैं, एसआई अलग और सीजीएस दोनों तरह के अलग अलग आपने कर देने हैं।
अच्छा जी, तो जब हमने फोर्स पढ़ा था तो उसमें आपको हमने किया था कि पुश और पुल दो तरह के फोर्स होती है। तो वर्क में एक बात हम स्टडी करेंगे कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है, क्या जीरो वर्क भी होता है? हाँ, जीरो वर्क भी होता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए जब हमने फोर्स पढ़ा था तो मैंने एग्जांपल आपको दी होगी। उस समय हमारा स्टूडियो दूसरा था, उस समय पीछे दीवार सामने दिखती थी। मैंने दीवार पे धक्का लगा करके आपको बताया था कि मैं इस दीवार पे एक पुश इसको लगा रहा हूँ, बट ये दीवार मूव नहीं हो रही है। तो उस समय तो शायद इतना कोई मुश्किल बात नहीं थी। आज उस बात की जरूरत पड़ती है कि अगर मेरे फोर्स लगाने पर वो दीवार मूव नहीं कर रही है तो वर्क इज जीरो। तो आज थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि वर्क जो पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे होता है अभी डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो एक कोई बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां हमने फोर्स लगाई इधर F, और ये बॉडी यहां से मूव हो गई इधर सीधी, और ये F जो है ये इसी डायरेक्शन में है जिधर ये बॉडी मूव हो रही है। मीन्स द एंगल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब इधर हमारी बॉडी बिल्कुल दड़ जाएगी आराम से, वर्क अच्छा होगा आपका, तो पॉजिटिव होगा। जब हमने फोर्स ऐसे लगाई, जैसे अभी हमने केस किया, एक एंगल थीटा था, इधर फोर्स लग रही थी, उस समय भी आपकी बॉडी जो है तो एफ cos थीटा करके इधर गई, वो भी वर्क आपका पॉजिटिव था। तो हम कंक्लूड इस तरीके से करते हैं कि व्हेन द एंगल थीटा इज एक्यूट, एक्यूट मतलब इट इज लेस देन 90 डिग्री, then the work is said to be positive। इसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और अगर आपके दिमाग में आएगा सर अगर 90 से ज़्यादा हो गया तो, अब पहले इसकी एग्जांपल आपको बता दूँ, एक दो एग्जांपल। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की ओर हम फेंक देते हैं, अपने आप नीचे गिरे अपने आप, तो वो क्या होता है, अब उस बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो फोर्स जो ग्रेविटेशनल पुल वो भी नीचे की तरफ है, दोनों एक ही तरफ हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल जीरो है, इसलिए पॉजिटिव वर्क। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए छोटी सी गाड़ी बनाई जाती है, उसके ऊपर छोटे बच्चे को लिटा करके घर में उनके बड़े जो माँ बाप या बहन भाई जो हैं उस गाड़ी को जो धक्का मार के ले जाते हैं। तो हम ऊंचा होते हैं, वो नीची होती है, लेकिन हम एक एंगल बना करके उसमें धक्का लगा रहे हैं और वो आगे जा रही है, मतलब एक्यूट एंगल लगा रहे हैं तो वो गाड़ी आगे जा रही है। दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव वर्क। अब करते हैं कि व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया कि इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। उस समय क्या होगा कि अगर ये है बॉडी, ये इधर जा रही है ऑलरेडी इस तरफ, और आपने इसको फोर्स लगाई है इधर की तरफ, अभी बॉडी इधर जा रही थी, आपने फोर्स इधर को लगाई है, ऑब्ट्यूज है 90 डिग्री से ऊपर, तो उस समय क्या होगा, इस तरफ इसका मोशन जाना कम हो जाएगा, अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड वर्क विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों होता है अभी देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल इसकी एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। और ये हमने एक एंगल की बात बताई, ये इधर कि यहाँ से ये एंगल है, सपोज कर लो ये 180 डिग्री में लगाया सीधा, आपने पूरी फोर्स दूसरी तरफ लगा दी, तो W होता है Fs cos थीटा, तो Fs cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस Fs हो जाता है। इससे हम कहते हैं कि वर्क इज नेगेटिव। एग्जाम्पल, जब एक गाड़ी चल रही है,
आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो गाड़ी क्या होता है, रुक जाती है थोड़ी देर के बाद, तो हम कहते हैं कि द नेगेटिव वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है जी, चलो जी, फिर अब बात करते हैं कि व्हाट वुड हैपन, ये आ गया वर्क इज नेगेटिव। अब तीसरा केस आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज कर लो एक बॉडी थी यहां पर पड़ी हुई, आपने फोर्स अप्लाई किया इधर को F, उस बॉडी को जाना था इधर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी ये है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अब आप मुझे बताइए ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इधर क्या इसका कुछ इफेक्ट होगा? देयर वुड बी नो इफेक्ट on the application of this force, there would be no effect on the movement of the body in this direction. And if there is no effect, if the body does not displaces by any distance in this direction of the motion of the body on the application of this force, then the work is said to be zero. Work done is equal to कितना हो जाएगा? Zero हो जाएगा. And so my dear students, these are the three conditions before you. अब इसका एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो क्या होता है। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा आपको बताता हूँ। आपने बार पेंडुलम देखा होगा, बार पेंडुलम, ये बार पेंडुलम ऐसा होता है, कहीं भी ऊपर एक रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ, एक नीचे बाब है और एक ये यहाँ पर आपने धागा बांध रखा है जो इनएक्सटेंसिबल है, वेटलेस है, ऐसा मास उसका कम से कम है। तो इसमें एक टेंशन रहता है नीचे की तरफ, फोर्स रहती है, और वो फोर्स इसकी मूवमेंट जो इधर हो रही है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सो द वर्क डन इज जीरो। यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड सो द वर्क डन बाय द टेंशन इज जीरो। इस टेंशन के कारण वर्क डन विल बी जीरो। जी आगे बड़ी काम आने की चीज़ है, इसलिए आपको ये एग्जांपल मैंने बताया है। अदरवाइज सिंपल एग्जांपल ये भी होता है कि कुल्ली, एक कुल्ली जो सिर पे बोझा उठाए हुए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है, वर्क डन इज बिल्कुल जीरो। वो क्योंकि बोझा जो है तो वो और उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सो द वर्क डन इज जीरो, उसमें भी आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड the simple concept of the work and work done by a constant force. I hope अच्छे से दिमाग में बैठ जाए आपके, लेकिन इवन देन फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट lecture we should discuss the work done by a variable force. What would happen, what would be the nature of the work when the force applied is variable. Till then, stay home, stay safe.